नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। पोर्टफोलियो एनालिसिस के तहत इस वीडियो में हम अंजनी देवी जी का पोर्टफोलियो का एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या उसमें कोई रिमूवल या एडिशन करने की ज़रूरत है। ये डिटेल जानने के लिए वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो का एनालिसिस कराना चाहते हैं मुझे मेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। साथ ही मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको इस चैनल पर दिया हुआ कंटेंट पसंद आ रहा है और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले फ्यूचर में हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अंजलि देवी जी, आपके पोर्टफोलियो में 24 स्टॉक की होल्डिंग है। 2,09,709 रुपये 60 पैसा आपका इन्वेस्टेड कॉस्ट है, जहां पर आपका पोर्टफोलियो वैल्यू करेंट टाइम में 2,70,014 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। यहां पर आपको 60,305 रुपये प्रॉफिट हो रहा है और परसेंटेज वाइज ये करीब 29% के आसपास है। सबसे पहला स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में एप्पल इंडिया लिमिटेड, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। टेक्नोलॉजी में भी इस कंपनी का यूनिक बिजनेस है। फंडामेंटली ये कंपनी ठीक ठाक नज़र आ रही है, इसका फ्यूचर भी फिलहाल के लिए अच्छा ही नज़र आ रहा है, इसलिए आप इस स्टॉक में कंटिन्यू कर सकती हैं, क्योंकि करंट टाइम में ये स्टॉक जरूर कूलिंग पीरियड और कंसोलिडेशन फेज से गुजर रहा है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में और भी अच्छा रिटर्न देने की ये क्षमता रखता है। फिलहाल आपके पास 4 स्टॉक की होल्डिंग है। एवरेज बाइंग प्राइस आपका 2643 रुपये 71 पैसा है और आपको करीब 93% से थोड़ा सा ज़्यादा अनरियलाइज प्रॉफिट भी हो रहा है। दूसरा शेयर है लार्ज कैप से बिलोंग करने वाली कंपनी एशियन पेंट। आपके पास फिलहाल 2 शेयर होल्ड है। 2375 रुपये आपका एवरेज बाइंग प्राइस है और करीब 18% के आसपास अनरियलाइज प्रॉफिट हो रहा है। फंडामेंटल को लेकर इसका भी कोई इशू नहीं है। जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है वहाँ पर ये मार्केट लीडर है। फ्यूचर भी इसका अच्छा है, क्योंकि जब तक हम घरों में पेंटिंग वगैरह कराते रहेंगे इसके प्रोडक्ट का डिमांड बना रहेगा, इसलिए इसमें भी आप कंटिन्यू कर सकती है। तीसरा स्टॉक है एस्ट्रेल और आपके पास 2 स्टॉक की होल्डिंग है। 1916 रुपये आपका एवरेज बाइंग प्राइस है। यहाँ पर आपको 7.5% के आसपास लॉस हो रहा है। ये कंपनी भी फंडामेंटली ठीक ठाक ही है और जैसा कि हम देखते हैं टीवी पर बहुत बड़े स्टार इसका ऐड भी करते हैं। इसके फ्यूचर भी ठीक ठाक ही नज़र आ रहा है, क्योंकि जब तक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलता रहेगा वहाँ पर इसका प्रोडक्ट का डिमांड बना रहेगा, इसलिए आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकती हैं। अगला स्टॉक है बजाज फिनसर्व लिमिटेड, जो बजाज ग्रुप से आती है। एनबीएफसी इसका सेक्टर है और बिजनेस इसका मेनली जनरल इंश्योरेंस का है। इसके बिजनेस का भी फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। न सिर्फ ये लार्ज कैप से बिलोंग करती है बल्कि निफ्टी 50 का भी हिस्सा है। करंट टाइम में आपके पास 2 स्टॉक है। एवरेज बाइंग प्राइस 11,128 है। शायद आपने इसको रिसेंट में ही ऐड किया है अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि आपका प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है, मात्र 1% के आसपास है। फिलहाल के लिए आप इस स्टॉक में भी बनी रह सकती हैं, आने वाले फ्यूचर में ये आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगला स्टॉक है भारत रसायन लिमिटेड, जो फिलहाल एक स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में दिख रहा है। ये भी शायद रिसेंट का ही बाइंग लग रहा है, क्योंकि आपका एवरेज बाइंग प्राइस 12,902 रुपये 90 पैसा है। ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से आती है और मेजर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई इसका एग्रो केमिकल्स है। गवर्नमेंट के जिस तरह से एग्रीकल्चर पर फोकस नज़र आ रहा है, इस कंपनी का भी फ्यूचर अच्छा ही रहने वाला है, इसलिए इसको भी आप कंटिन्यू कर सकती हैं। और अगर आप एसआईपी के थ्रू जाती हैं और आपको कोई डिप मिलता है इस स्टॉक में, अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड कर सकती हैं। अगला स्टॉक है दीपक नाइट्राइट। स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में इस कंपनी का अब एक बहुत बड़ा नाम हो चुका है। पास्ट में ये अपने इन्वेस्टर को मल्टी बैगर रिटर्न भी दे चुका है। फ्यूचर इसका अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि इसका आरओई हो, आरओसी हो, बैलेंस शीट हो, सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, हर जगह इस कंपनी ने पिछले 2-3 सालों में आउट परफॉर्म किया है, इसलिए आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकती हैं। करंट टाइम में आपके पास 10 स्टॉक है, जिसका एवरेज बाइंग प्राइस 443 रुपये 88 पैसा है। ये स्टॉक आपको अब तक बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका है और ये करीब अनरियलाइज 300% के आसपास है। मेरा यहाँ पर सजेशन है, जैसे जैसे आपको टाइम मिले, अगर इस शेयर में कोई डिप आपको देखने को मिलता है इस स्टॉक में भी आप एडिशन कर सकती हैं, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा काबिलियत रखता है अच्छे रिटर्न देने के लिए। अगला स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो सैमसंग एमआई वगैरह जैसी कंपनीज के लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके उनको सप्लाई करता है। ये फंडामेंटली ठीक ठाक नज़र आ रही है। स्मॉल कैप से बिलोंग करने के बावजूद इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। फ्यूचर अभी भी इसका अच्छा बना हुआ है, इसलिए आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकती हैं। फिलहाल आप 5 शेयर होल्ड करती हैं। आपका बाइंग एवरेज प्राइस 1810 रुपया है और यहाँ पर आपको 116% के आसपास अनरियलाइज प्रॉफिट हो रहा है।
जेएमएम फॉडलर जो इंडस्ट्रियल गुड्स और इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करने के साथ ही सप्लाई करती है, इसके भी फंडामेंटल में कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है। जब तक इंडस्ट्रियल बिजनेस चलता रहेगा जैसे कंस्ट्रक्शन प्लांट, तब तक इस कंपनी का बिजनेस नहीं इम्पैक्ट होने वाला है। इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो, आरओई हो या आरओसी हो, हर तरफ इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है पिछले 10 सालों में, और ऐसा एक्सपेक्टेशन रखा जा सकता है आने वाले फ्यूचर में भी ये कंपनी अच्छा रिटर्न देगी अपने इन्वेस्टर्स को। फिलहाल आपके पास दो स्टॉक की होल्डिंग है। एवरेज बाइंग प्राइस आपका 4841 रुपया है। 7% के आसपास अनरियलाइज प्रॉफिट हो रहा है। इस शेयर में भी आप कंटिन्यू कर सकती हैं। हैप्पीएस्ट माइंड्स जो आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, 3-4 सालों से लगातार इस कंपनी का बैलेंस शीट, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा बना हुआ है। जरूर उसके पहले इस कंपनी ने कुछ सालों में लॉस बुक किया था, लेकिन लास्ट जो इसका एनुअल रिपोर्ट आया या क्वार्टर रिजल्ट आया, वहां पर इस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा ही रहा था। इसका भी प्रोस्पेक्ट अच्छा माना जा रहा है, इसलिए आप इस स्टॉक में भी कंटिन्यू कर सकती हैं। आपने इसको 331 रुपये 65 पैसा का रेट पे बाई किया था, जिसकी वजह से आपको करीब 126% के आसपास अनरियलाइज रिटर्न मिल रहा है। अगला स्टॉक है एचडीएफसी लिमिटेड, जिसके फंडामेंटल को लेकर इशू नहीं है क्योंकि एचडीएफसी घराने से ये कंपनी बिलोंग करती है। लेकिन इसका बिजनेस प्रोस्पेक्ट मुझे फिलहाल थोड़ा सा अच्छा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस है एसेट मैनेजमेंट करना, क्योंकि ये कंपनी मेनली म्यूचुअल फंड के बिजनेस में है। और पिछले 6 महीना 1 साल का डेटा देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनफ्लो नहीं देखने को मिल रहा है, बल्कि नए इनफ्लो की जगह ज़्यादा आउटफ्लो हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है इस स्टॉक की जगह एचडीएफसी से दूसरे कंपनी को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकती हैं, क्योंकि वहां पर अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस ज़्यादा है। अगला स्टॉक है इंडिया मार्ट लिमिटेड। फिलहाल आपके पास दो स्टॉक है। एवरेज बाइंग प्राइस आपका 7342 रुपया 50 पैसा है। इस कंपनी का भी फंडामेंटल ठीक ठाक ही नजर आ रहा है। फ्यूचर को लेकर भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि जिस सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है, फिलहाल के लिए इस कंपनी को बहुत ज़्यादा चैलेंज मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। इसलिए इसके बिजनेस भी आने वाले फ्यूचर में ग्रो करता रहेगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन रखा जा सकता है। और आने वाले एटलीस्ट 2-3 सालों के लिए आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकती हैं। अगला स्टॉक है आईआरसीटीसी लिमिटेड, जो मिड कैप से आती है, मोनोपोली रखती है अपने बिजनेस में, इसलिए ये फंडामेंटली स्ट्रांग होने के साथ ही इसका बिजनेस प्रोस्पेक्ट भी काफ़ी शानदार है। जरूर पिछले 1-1.5 सालों से इस कंपनी का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है, क्योंकि कोरोना की वजह से जिस तरह से ट्रेनों का परिचालन बंद है, इस कंपनी का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। लेकिन आने वाले टाइम में जैसे ही फुल फ्लेज रेलवे चलने लगेगा, इस कंपनी का बिजनेस एक बार फिर से ट्रैक पर आ जाएगा, और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी हो या सेल्स हो, एक बार फिर से आपको चहकता हुआ दिखेगा। ये लॉन्ग टर्म में आपको ज़बरदस्त रिटर्न देने की क्षमता भी रखता है। इसलिए अगर आप चाहें तो टाइम टू टाइम इसमें भी एकुमुलेशन कर सकती है। अगला स्टॉक है जुबिलेंट फूड, जो फूड सर्विसेज कंपनी है। करंट टाइम में मात्र आप एक शेयर होल्ड करती हैं, और आपका बाइंग एवरेज 2801 रुपया है। इस कंपनी के पास डोमिनोज पिज्जा का भी फ्रेंचाइजी है इंडिया में, और अक्रॉस द इंडिया इसके बहुत सारे चेन हैं। करंट टाइम में इसका बिजनेस थोड़ा सा डैमेज चल रहा है कोरोना की वजह से। बाकी एक ग्रोइंग कंपनी है, और फ्यूचर को लेकर भी कोई डाउट नहीं है। फंडामेंटल में भी कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका आरओई हो या आरओसी परसेंटेज हो, ठीक ठाक नज़र आ रहा है। दो चीज़ें जो फिलहाल इस शेयर के अगेंस्ट में जा रहा है, एक इसका पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, वो करीब 250 के आसपास है, और पिछले 1-2 सालों में इस कंपनी पर थोड़ा सा कर्ज बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा इसको भी आप टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहें। लाल पैथ लैब जो आपके पास दो शेयर है, इसके फंडामेंटल में भी कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है। ये हेल्थ केयर सेक्टर से कंपनी आती है, इसका बिजनेस भी काफ़ी मजबूती से लगातार पिछले कई सालों से बढ़ रहा है। फ्यूचर भी इसका ठीक ठाक ही रहने वाला है, इसलिए इस शेयर में भी आप कंटिन्यू कर सकती हैं। अगला स्टॉक है मुथूट फाइनेंस, जो एनबीएफसी सेक्टर से आती है। इसके फंडामेंटल में भी कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि गोल्ड के अगेंस्ट में लोन देने वाली सबसे बड़ी कंपनी इंडिया में फिलहाल ये बनी हुई है, और इस पर एनपीए का भी कोई खतरा नहीं रहता है। 1-2 साल पहले तक मैं ऐसा मान के चल रहा था, ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आप पैसा इन्वेस्ट करके शांति से सो सकती हैं। लेकिन करंट टाइम में इस शेयर पर भी थोड़ा सा प्रेशर नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे बैंक अब इस सेगमेंट में आ रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है आने वाले फ्यूचर में मुथूट फाइनेंस के लिए थोड़ा सा आप टफ कंपटीशन देखें। फिलहाल आप 10 शेयर होल्ड करती हैं। एवरेज बाइंग प्राइस आपका 909 रुपया है, और ये शेयर अब तक आपको करीब 39% के आसपास अनरियलाइज प्रॉफिट दे रहा है। अगले 6 महीना या 1 साल में तो कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बाद से मैं कहना चाहूँगा आप इस शेयर को भी मॉनिटर करते रहें, और जैसे ही इसका सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, थोड़ा सा मार्जिन कम नज़र आए, फिर इसमें प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचें।
अगला स्टॉक है नौकरी यानी इन्फो एज इंडिया लिमिटेड। फिलहाल आप 2 शेयर को होल्ड करती हैं। कोरोना की वजह से इस कंपनी का भी बिजनेस काफ़ी डैमेज हुआ था, लेकिन इसके पास भी यूनिक प्रोडक्ट अवेलेबल है ऑनलाइन पोर्टल जैसे नौकरी.com, 99 एकर्स वगैरह, जहां पर इस कंपनी को बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं मिलने वाला है। इसलिए फिलहाल के लिए लॉन्ग टर्म में भी इसका प्रोस्पेक्ट अच्छा नजर आ रहा है। अगला स्टॉक है नेस्ले इंडिया लिमिटेड जो एफएमसीजी सेक्टर से आती है। फंडामेंटली काफ़ी मजबूत कंपनी है, लार्ज कैप से ये आती है, लेकिन पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस देखा जाए तो इसके स्टॉक प्राइस ग्रोथ में मात्र 9% हुआ है, जबकि एफएमसीजी निफ्टी में 26% का ग्रोथ हुआ है। और इसके कंपैरिजन में निफ्टी 50 हो या सेंसेक्स हो, काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स में करीब 66% के आसपास ग्रोथ हुआ है। इसके फ्यूचर को लेकर भी डाउट नहीं है, लेकिन जेफरी का जिस तरह से कमेंट आ रहा है, आने वाला 1 साल एफएमसीजी के लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। इसलिए मुझे लगता है अगर आप इस शेयर में प्रॉफिट जो भी आपको हो रहा है करीब 4% के आसपास बुक करके किसी अच्छे क्वालिटी शेयर में इन्वेस्ट कर ले तो। पीडीलाइट जिसका बिजनेस में अपना मोनोपोली है, करंट टाइम में आपके पास 5 शेयर होल्ड है और एवरेज बाइंग प्राइस आपका 1599 रुपये 78 पैसा है। यहाँ पर आपको 20% के आसपास रिटर्न मिलता हुआ दिख रहा है। इसका बिजनेस भी आने वाले टाइम में अच्छा ही रहेगा, क्योंकि मोनोपोली की वजह से इसको कोई खास कंपटीशन नहीं मिलने वाला है। ये स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न तो नहीं देने वाला है, लेकिन पर एनम हमेशा आपको 20 से 22% ऑन एवरेज सीएजीआर देता रहेगा, इसलिए आप इसमें भी बनी रह सकती हैं। पॉलीकैब ये भी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। केबल के क्षेत्र में इंडिया में शायद नंबर 2 पोजीशन पे आती है हैवेल्स के बाद। और रिसेंट कुछ सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो इस कंपनी ने लाइटिंग और एल्यूमिनेशन क्षेत्र में भी अपना एंट्री कर रही है, जहां पर शायद हो सकता है आने वाले टाइम में ये हैवेल्स को चैलेंज करती हुई दिखे और इसका सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो और अच्छे तरीके से बढ़ता हुआ दिखे। इसलिए इसको लेकर भी कोई डाउट नजर नहीं आ रहा है। जैसे इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन का ग्रोथ इंडिया में देखने को मिलेगा, इसके शेयर प्राइस में और भी ज़्यादा ग्रोथ होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जैसे जैसे ग्रोथ होगा इसके प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा होगा, इसका सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा और उसका इम्पैक्ट इसके शेयर प्राइस पर भी देखने को मिलेगा। अगला स्टॉक है रिलैक्सो। इसके प्रोडक्ट का भी डिमांड हमेशा बना रहेगा। इंडिया में एक रिनाउंड कंपनी है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसका सेल्स ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो, हर तरफ इस कंपनी ने पिछले कुछ सालों में शानदार परफॉर्मेंस दिया है, इसलिए इसका फ्यूचर भी अच्छा नजर आ रहा है। इसमें भी आप बनी रह सकती हैं और आने वाले टाइम में यहाँ पर और भी ज़्यादा आपको प्रॉफिट होने के चांसेज है। अगला स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री, जिसके फंडामेंटल को लेकर कोई डाउट नहीं है। जो मेजर इशू मुझे नजर आता है, चूंकि ये इंडस्ट्री वाइज एकमात्र शेयर है, हमेशा इसका किसी न किसी सेगमेंट, किसी न किसी सेक्टर में खराब परफॉर्मेंस रहता है, जिसका इम्पैक्ट शायद इसके शेयर प्राइस पर देखने को मिलता है और इसका शेयर का परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छा नहीं रहता है। पहली बार जब कोरोना काल आया था मार्च अप्रैल 2020 के पीरियड में, तब इसके प्राइस में जबरदस्त उछाल हुआ था, क्योंकि तब इसके मैनेजमेंट ने अपने कर्ज को कम करने के लिए बहुत सारी डीलिंग्स की थी और उसका पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला था इसके शेयर प्राइस में। कंपनी के बिजनेस फ्यूचर को लेकर तो कोई डाउट नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस कंपनी ने जैसे अपना प्लान कर रखा है रिटेल सेगमेंट में एंट्री करने के लिए, या कुछ और प्लान है और जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्टार्ट करना, अगर ये कंपनी अपने सेक्टर वाइज बिजनेस को बाइफॉर्केट करके स्टॉक या आईपीओ मार्केट में नहीं लाती है, इस स्टॉक का परफॉर्मेंस कोई अच्छा नहीं रहने वाला है। पर्सनली मैं इस स्टॉक को उतना वैल्यू नहीं देता, क्योंकि हाल फिलहाल तक देखा जाए तो निफ्टी में इसका 14% का वेटेज हुआ करता था, जो पिछले 4-5 महीनों में घट के करीब 12% रह गया है। शॉर्ट टर्म में अगर आप अच्छा रिटर्न चाहती हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में पैसे को इन्वेस्ट कर देना चाहिए, जहाँ पर शेयर ग्रोथ में भी आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले रिटर्न के लिए। एसबीआई कार्ड ये भी अपने कंपनी और इंडस्ट्री में लीडर है, इसके फंडामेंटल को लेकर भी कोई डाउट नहीं है। फिलहाल आप 5 शेयर होल्ड करती हैं और आपका बाइंग एवरेज प्राइस 932 रुपये 44 पैसा है। इसका फ्यूचर भी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि पब्लिक का मूवमेंट धीरे धीरे क्रेडिट कार्ड की तरफ बढ़ रहा है और जैसे जैसे क्रेडिट कार्ड का डिमांड इंडिया में बढ़ता जाएगा, इस कंपनी का भी बिजनेस ग्रो करता रहेगा। इसका जो मेजर कंपटीटर एचडीएफसी हुआ करता था, फिलहाल उसको क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए बैन लगा रखा है कोर्ट ने या शायद आरबीआई ने, इसलिए मुझे लगता है इसका बिजनेस ज़्यादा तेजी से आने वाले कुछ शॉर्ट पीरियड में देखने को मिल सकता है। तो मेरा यहाँ पर भी सजेशन रहेगा इस शेयर को आप कंटिन्यू करें। अगला स्टॉक है टाटा एलेक्सी, जो मिड कैप से आती है, टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है। फंडामेंटल को लेकर कोई इशू नजर नहीं आ रहा है।
आरओसी परसेंटेज हो, आरओई परसेंटेज हो या ओपीएम परसेंटेज हो, इस कंपनी का काफ़ी हाई बना हुआ है। सेल्स ग्रोथ जरूर इस कंपनी का पिछले कुछ सालों में एवरेज रहा है, क्योंकि वो करीब 10% के आसपास रहा है। फिर भी मुझे लगता है आने वाला फ्यूचर इस कंपनी के लिए काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहा है और अभी भी इसमें काफ़ी पोटेंशियल बचा हुआ है अच्छे रिटर्न देने के लिए। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा, जो फिलहाल आपके पास एक शेयर है, अगर आपको टाइम मिले, आपके पास फंड अवेलेबल हो, आने वाले कुछ और महीनों में इस शेयर में आप क्वांटिटी ऐड कर सकती हैं। आपके पोर्टफोलियो का आखिरी शेयर है वैभव ग्लोबल लिमिटेड। ये कंपनी भी मिड कैप से आती है, फंडामेंटली ठीक ठाक नजर आ रही है। इंडिया के अलावा इस कंपनी का बिजनेस यूके और यूएसए में भी फैला हुआ है। इस कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है, चाहे इसका सेल्स ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो या आरओई हो। इसके बिजनेस में डिस्टिंक्टिव मॉडल होने के चलते फ्यूचर भी अच्छा नजर आ रहा है। इसलिए मेरा सजेशन रहेगा इस शेयर के साथ भी आप कंटिन्यू करें। अंजनी देवी जी, जो 24 स्टॉक का आपने पोर्टफोलियो बना रखा है, मुझे ऐसा लगता है ये वेल रिसर्च सिलेक्शन है, क्योंकि मैक्सिमम कंपनी जिसमें फंडामेंटली काफ़ी अच्छी हैं, इनका पास्ट परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहा है और इनका प्रोस्पेक्ट भी अभी अच्छा ही नज़र आ रहा है। मेरे हिसाब से फिलहाल आपने दो इंडस्ट्री को मिस किया है, एक बैंकिंग इंडस्ट्री, दूसरा आईटी इंडस्ट्री। मुझे ऐसा लगता है अगर आप रिलायंस, बजाज फिनसर्व, नेस्ले इंडिया, एच डी एफ सी एएमसी की जगह एच डी एफ सी बैंक, इन्फोसिस और बजाज फाइनेंस को ऐड करें, आपका पोर्टफोलियो काफ़ी शानदार हो जाएगा। बाकी आप पे डिपेंड करता है आपको क्या करना है। ये एकमात्र सजेशन बस है मेरे तरफ से। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में ज़रूर शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।